ओके सो वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ ब्लड टाइपिंग पार्ट 2। तो जैसे कि बेसिकली फर्स्ट जो वीडियो थी ब्लड टाइपिंग की, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में, और ए ग्लूटिनोजिन और ए ग्लूटिनिन क्या होता है, कैसे कंपेटिबिलिटी होती है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा ब्लड जो है वो किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, ये सब डिस्कस किया था। उसमें हमने एक RH फैक्टर के बारे में बताया था, रेसस फैक्टर के बारे में। तो उसके बारे में भी अब फर्दर डिस्कस करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, कि RH फैक्टर जो है वो होता क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने बताया था ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए एक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। एक हमने बताया था बी, एक बताया था AB और एक बताया था O। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है ये यूरोप के रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। यूरोपियन जो होते हैं, यूरोप के रीजन में ए ब्लड ग्रुप जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। बी जो है वो एशियन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। AB जो है ये भी एशिया के अंदर ही, एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज़ या फिर जो भी सिटीज़ वगैरह या फिर जो भी जगह आती है एशियन रीजन के अंदर वो। और O वाले जो होते हैं ये अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है, अमेरिका में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब हमको इसमें डिस्कस करना था एक RH फैक्टर के बारे में, RH फैक्टर के बारे में, जिसके बारे में हमने बताया था कि क्या होता है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव का इंटरेक्शन होता है तो एक हमको एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वो हो जाता है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सपोज इसको फिगर के थ्रू देखते हैं। सपोज ये मदर की बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ये मदर है, ये मदर है। तो मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक। और ये क्या है, ये मदर का, सपोज करिए ये मदर का वॉम्ब है, वॉम्ब यानी कि गर्भाशय या फिर यूट्रस वाला रीजन है। तो मदर जो है वो क्या है, RH नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, ये प्लेसेंटल बैरियर है, ये क्या है, ये है प्लेसेंटल बैरियर, ठीक। ये प्लेसेंटल बैरियर है। और यहाँ पे इसके नीचे ये फीटस है। फीटस यानी कि जो भी बच्चा हो या एम्ब्रायो जो ग्रो किया है वो फीटस जो है, जो कि माँ के पेट में है। तो ये क्या है, ये बेबी का फीटस है, बेबी फीटस का असर या फिर फीटस कहा जाए, ये क्या है, ये बेबी फीटस है। अब जो बेबी है इसके अंदर क्या है कि ये जो है इसके अंदर RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जैसे ये हमने बताया था कि ये प्लेसेंटल बैरियर है। तो प्लेसेंटल बैरियर से ही क्या होता है कि जैसे मदर जो भी न्यूट्रिशन लेती है, वो इसी प्लेसेंटा को क्रॉस करके यहाँ पे क्या होता है, एक वो होती है, एक ऐसे लिंकेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं अम्बिकल कॉर्ड, अम्बिकल कॉर्ड। ये एक लिंकेज है, इसको कहते हैं अम्बिकल कॉर्ड। ये अम्बिकल कॉर्ड क्या रहता है कि जो बेबी होता है तो बेबी की जो नेवल होती है, बेबी की जो नेवल होती है, नेवल यानी कि जो नाभि जिसको कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं। तो ये जो अम्बिकल कॉर्ड होता है, ये अम्बिकल कॉर्ड बेबी के जो नेवल वाला हिस्सा होता है, नाभि, उससे अटैच रहता है। और इसी अम्बिकल कॉर्ड से क्या होती है कि इस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके न्यूट्रिशन वगैरह होता है, वो क्या होता है, वो फीटस के अंदर जाता है। यानी कि मदर जो भी खाएगी, मदर जो भी खा रही है, पी रही है, कोई भी ड्रग वगैरह ले रही है, वो सारे क्या हैं, इसी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके इस फीटस के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि जैसे अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे हुई, जैसे कोई का पहले उसकी मैरिज हुई और जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई, तो अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है, ठीक, और जो उसका फीटस है वो RH पॉजिटिव अगर पैदा हो रहा है तो अच्छा, इसका भी डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो भी कंफर्म नहीं होता है। होता क्या है कि एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे एक होता है मेल और एक होती है फीमेल, ठीक है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो भी हमारे क्रोमोसोम्स से ही होता है। तो जो मेल होता है, मेल के अंदर हमेशा X और Y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर हमेशा X और X होता है।
तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी मेल और फीमेल का कॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है, अगर इनकी क्रॉस करवाई जा रही है, क्रॉसिंग हो रही है इनके बीच में, तो मेल के अंदर हमेशा एक्स वाई होगा और फीमेल के अंदर हमेशा एक्स एक्स होता है, हमेशा होता है ऐसा। तो जैसे इनकी कॉपुलेशन हुआ तो कॉपुलेशन में चांसेस क्या होती है कि अगर जैसे मेल है तो मेल क्या करेगा, जब भी होता ये है कि हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? 46 क्रोमोसोम। तो 23 पेयर्स में से जो 22 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो 23rd वाला होता है, 23rd वाला क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक। तो जैसे क्या है कि अब जैसे मेल है और फीमेल है, तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर आधा जो क्रोमोसोम होता है वो हमारे फादर का होता है और आधा क्रोमोसोम्स क्या होता है, हमारी मदर का होता है, ठीक है। तो यानी 23 क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम्स हमारे मेल से आते हैं और 23 जो है वो हमारे फीमेल से आते हैं। तो दोनों मिलाकर टोटल 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। तो 46 का मतलब हो गया 23 पेयर्स का क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि जो भी बच्चा या जो भी बच्ची पैदा होगी, यंग वन जो है वो बॉर्न होगा, और उसके बॉडी के अंदर हमको 23 पेयर्स क्रोमोसोम मिलेंगे, जो कि जिसमें से क्या हो जाएगा, आधे जो होंगे वो आएंगे मेरे फादर से, आधे जो आएंगे वो आएंगे मेरे मदर से, ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो मेल होता है, मेल के अंदर दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? मेल या तो एक्स क्रोमोसोम अपने अंदर देगा, या तो देगा फीमेल के अंदर, या फिर वाई क्रोमोसोम देगा, ठीक। फीमेल जो है वो दोनों केस में एक्स ही क्रोमोसोम देती है, या तो एक्स देगी और या तो एक्स देगी। तो जैसे अब इनको कंबाइन करना है, तो सपोज अगर एक्स वाला जो है वो एक्स के साथ कंबाइन किया, ठीक है। अगर इसकी हम लोग क्रॉसिंग करवा के देखें, जैसे हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक एक्स हो गया और एक एक्स हो गया। तो सपोज अगर सबसे पहले हमको ये फादर का होगा, ये मदर का हो गया, ठीक है, ये है फादर और ये है मदर, ठीक। तो अब जैसे x वाला जो है, अगर x वाला x के साथ क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो हमको XX मिलेगा। तो जब XX मिलेगा तो ये क्या होगा, ये एक मतलब फीमेल बेबी गर्ल मिलेगी, ठीक है। अब y वाला जो है, y वाले को एक बार x से क्रॉस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, XY मिलेगा, तो यानी कि हमको एक मेल मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर ये y वाला है, इस x वाला हो गया, ठीक है, y होगा। अगर ये x वाला जो है, ठीक है, ये x वाला जो है, अब इसके साथ क्रॉस करके देखते हैं कि अगर ये x वाला जो है ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा हमको, XX मिलेगा, तो भी हमको एक फीमेल मिलेगी, ठीक है। और अगर ये x जो है ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो भी हमको क्या मिलेगा, XX मिलेगा, यानी कि फीमेल मिलेगी। यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर जो एक, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मेल होगा और ये फीमेल होगा, सॉरी। तो किसी भी कंडीशन के अंदर जो फीमेल होती है वो फीमेल हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम देती है, हमेशा एक्स देगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक्स ही प्रेजेंट है तो एक्स ही देगी। और मेल जो होता है वो एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है। तो अगर मेल एक्स देगा तो जाहिर सी बात है जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो बेबी मतलब बॉर्न होगा, वो क्या होगा, वो फीमेल होगा। और अगर मेल जो है वो वाई क्रोमोसोम दे देगा तो जो बेबी बॉर्न होगा वो मेल हो जाएगा। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि जैसे कि देखिए, अगर शादी हुई तो अक्सर देखा जाता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं मतलब लड़की से कि नहीं हमको लड़का चाहिए या हमको लड़की चाहिए। तो अब ये किसी लड़की के ऊपर या किसी फीमेल के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर से लड़का पैदा कर देगी या फिर लड़की पैदा कर देगी। ये हमेशा डिपेंड करता है मेल पर। कैसे मेल पर डिपेंड करता है? क्योंकि मेल ही के अंदर तो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। भाई अगर मेल चाहेगा नहीं, अगर मेल के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है 50-50% की, अगर मेल ने एक्स क्रोमोसोम दे दिया फीमेल को तो एक्स के साथ मिलके क्या हो जाएगी, लड़की बन जाएगी। अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम दे दिया तो भी एक्स के साथ मिलके क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ना मेल से आती है, फीमेल से नहीं आती है। पर ये हमारे इंडियन सोसाइटी में ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्या होता है कि शादी के बाद अगर जैसे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं लड़की से कि नहीं हमको लड़की ही चाहिए, तो अब वो कैसे डिसाइड कर सकती है कि आपको लड़की मिलेगा? भाई आपका जो लड़का है, जो उसका हस्बैंड होगा, वो हस्बैंड अगर एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल को दे देगा तो लड़की हो जाएगी, और अगर वो वाई क्रोमोसोम देगा तो लड़का हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो किसी ने कहा कि नहीं हमको लड़का चाहिए, अब भाई अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि जो मेल था उसने वाई क्रोमोसोम दे दिया।
अब लड़की की जगह क्या हो गया, लड़का आ गया। तो लोग क्या करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर कि जो घर के अंदर एक न्यूली मैरिड जो आती है, ब्राइड आती है, दुल्हन आती है, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा मॉलेस्ट करते हैं और तमाम तरह का उस पर प्रेशर बनाते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं कि हमने लड़के के लिए बोला था, तुमने लड़की पैदा कर दी। तो ये जो है ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीमेल पे कभी डिपेंड ही नहीं करता है। दिमाग खोल के चलना चाहिए। आप भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमने भी साइंस से पढ़ी हुई है। तो आपका दिमाग जो है थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, आप ओपन माइंडेड होना चाहिए। इस चीज़ को सोचना चाहिए कि लड़कियों के ऊपर कभी भी सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन नहीं होता है, वो लड़कों से ही डिटरमाइन होता है, क्योंकि मेल के अंदर ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फीमेल्स में नहीं पाए जाते हैं। फीमेल्स में एक्स और एक्स होते हैं। यानी कि जब भी अगर कभी कोई न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है तो उसका जो सेक्स होगा वो हमेशा मेल जो होता है उससे डिटरमाइन करता है। अगर मेल एक्स देगा तो बेबी गर्ल, और अगर मेल वाई देगा तो बेबी बॉय आएगा। तो ये है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जैसा है, और ये बड़ी ही बुरी ट्रेडिशन इसको, या बुरा ट्रेडिशन कहा जाए इसको, हमारे सोसाइटी में है कि हम लोग इस तरह से नहीं ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। और जो न्यूली मैरिड लड़की आती है आपके घर में तो उसको फिर उसके साथ मोलेस्टेशन करते हैं, उसके ऊपर तमाम तरह का प्रेशर बनाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप इसको जाकर इसको क्लियर करिए कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उनको बताइए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये बताने का मेरा सेंस दूसरा था खैर, कि जैसे हम ये बता रहे थे कि अगर जैसे मदर जो है वो RH निगेटिव है और जो उसके अंदर बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो भाई ये तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो बेबी है वो RH पॉजिटिव हो सकता है, मदर सपोज करो RH निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, पहली प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा रब कर लिया जाता है, एक सेकेंड। रब क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा हो गया, इसको इतना रब कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कभी भी जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो हमेशा मेल से डिटरमाइन होता है, नॉट बाय द फीमेल। तो ऐसा मिसकंसेप्शन अगर आपकी सोसाइटी में आपके चारों तरफ कहीं पे हो रहा है तो आप इससे डील करिए, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे हमने बताया कि अगर मदर जो है वो RH निगेटिव है और जो उसके बॉडी के अंदर यानी कि उसके यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो तो चलो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी प्रेगनेंसी, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी, जो बेबी है वो बॉर्न हो गया। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब ये RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड होगा, यानी कि यहाँ पे RH पॉजिटिव है तो यहाँ पे ब्लड तो होगा ही, यहाँ पे भी RH निगेटिव है तो यहाँ मदर के पास भी ब्लड होगा। जब ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड जो है वो फीमेल के RH निगेटिव के ब्लड के साथ टच में आता है, तो फीमेल क्या करती है ना कि फीमेल क्या करती है कि जो उस लड़की की या उस वुमेन की जो वो होगी, बॉडी होगी, ये बॉडी क्या करती है कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में अपने अंदर एंटीबॉडीज़ का जनरेशन कर लेती है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, अब यहाँ पे ब्लड जो है वो क्या हो गया, इसके टच में आ गया, RH निगेटिव वाले के। ये फीटस का ब्लड है, हमने बताया था ये बेबी फीटस है, बेबी फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ में टच में आया। जब टच में आया तो मदर क्या करेगी ना कि ये एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेगी, अपने अंदर एंटीबॉडीज़ बना लेती है, किसके अगेंस्ट में, RH पॉजिटिव के RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में बना लेती है। अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा कि अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई है, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में यहाँ पे इस तरह से ये एंटीबॉडीज़, हमने ये रेड कलर से हम एंटीबॉडीज़ बता रहे हैं, ये इस तरह से क्या है, ये सपोज करिए ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई है, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव, ठीक। तो अब क्या होगा, जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट होगी ये इस RH पॉजिटिव वाले के अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर देगी, और काम करते करते क्या होगा कि जब ये इसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट करेगी तो ये धीरे धीरे
इस RH पॉजिटिव वाले जो बेबी होगा उसको ये धीरे धीरे किल कर देगी, मार देगी। यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जो भी प्रेगनेंसी होगी उसमें चांसेस होंगे कि जो बेबी आएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, या तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, नहीं तो फिर वो बॉडी के अंदर ही हो सकता है डेथ कर जाए, या फिर बाहर आने के बाद भी डेथ कर सकता है। तो इसको कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए कभी भी क्या होता है कि कभी भी, अच्छा खैर अब इसके लिए वो भी निकल चुका है, मतलब कि हर चीज़ का इलाज साइंस ने आज के डेट में हर चीज़ का तोड़ जो होता है उसने साइंस ने ढूंढ ही लिया है। कोरोना का भी तोड़ ढूंढ ही लिया, तो फिर अभी ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आता है एक मेडिसिन आती है, ठीक है। वो मेडिसिन क्या, तो ये कंडीशन होती है। तो जैसे क्या होता है, अब आज के ज़माने में अगर जैसे मान लो क्या है कि आज के वक्त में लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रेफर करते हैं, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको लोग पकड़ के हॉस्पिटल ले आते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा सही से देखभाल हो जाएगी, मेडिसिन वगैरह मिल जाएगी। तो आज की डेट में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर देखते हैं कि मदर जो है वो RH निगेटिव है, अगर देखते हैं कि मदर जो है वो RH निगेटिव है, तो जो बेबी है उसका तो डिटर्मिनेशन अभी होता नहीं है, डिटरमाइन तो कर नहीं पाते हैं कि भाई बेबी के अंदर कौन सा RH पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन अगर मदर जो है वो RH निगेटिव होती है तो एक पर्टिकुलर मतलब कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं RHOGAM, रोगैम। ये होता है आपका स्पेशल इम्यून ग्लोबुलिन होता है। ये क्या होता है, स्पेशल इम्यून ग्लोबुलिन होता है। तो ये RHOGM जो होता है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही डॉक्टर देखते हैं कि मदर जो है वो RH निगेटिव है, यानी कि चांसेस है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो रहता है इसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसको इंजेक्ट करने की वजह से जो वो RH की जो इनकॉम्पेटिबिलिटी रहती है, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव वाली, वो इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो तो वो जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये ख़त्म हो जाती है। और बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होता है ये इसको इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्ट कब करते हैं इसको, ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है इसका इंजेक्शन लगा देते हैं। इसका इंजेक्शन जो है वो फीमेल को लगा देते हैं, तो इससे ये कॉम्पैटिबिलिटी जो होती है, इनकॉम्पैटिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस वाली जो कंडीशन होती है वो आती नहीं है। तो ऐसा पहले के ज़माने में होता था, पर अब ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई इससे ये समझ में आता है कि एज अ फॉलोवर ऑफ साइंस, मतलब कि एज अ फॉलोवर ऑफ साइंस, अगर आप साइंस को मानते हैं, साइंस को फॉलो करते हैं, तो शादी से पहले हम कुंडलीज वगैरह मिलाते हैं और भी तमाम देखते हैं, इनको पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, इनसे मौलवी मौलाना से पूछ रहे हैं, और उनसे पंडित वगैरह से पूछ रहे हैं कि भाई क्या है कैसे है, तो वो सब चीज़ तो मिला लेते हैं। लेकिन ये कोई नहीं ध्यान देता। इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। आपको ब्लड भी देखना चाहिए कि भाई जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मेल का क्या है, क्या दोनों कंपेटेबल हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं हो तो फिर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अपने माइंड को जब ज़्यादा ओपन करेंगे आप, माइंड ओपन तब होता है कि जब आप सही तरीके से चीज़ों को जानेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, और इंटरनेट की नॉलेज नहीं, यूट्यूब की नॉलेज नहीं, आपकी एक ऑथेंटिकेट नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, जो कि आपको मिलेगी बुक से, या फिर ऑथेंटिकेट जर्नल से, या फिर जो इस तरह की जो ऑथराइज्ड बुक्स वगैरह होती हैं या ऑथराइज्ड जर्नल्स वगैरह हैं, जिनके अंदर सही में आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से मिलेगी। तो उसे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में खोला, यूट्यूब की वीडियो देख लिया, ठीक है, यूट्यूब की भी वीडियो देखिए, लेकिन उसको भी आप वेरीफाई करिए अपने लेवल पे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के अंदर जो आपको बता दे वो सही है, आप अपने लेवल पे तो वेरीफाई करिए कम से कम। आपके पास भी तरीके हैं वेरीफाई करने के, नेट सबके पास आजकल मौजूद है, तो आप अपने लेवल पे इसको वेरीफाई करिए, ठीक है। अपने लेवल पे जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें क्या होगी, क्लियर नहीं होंगी। तो दिमाग को खोलिए और इन चीज़ों से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है।
कि आप चाहेंगे तो लड़की हो जाएगी, आप चाहेंगे तो लड़का हो जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्शन है नहीं। और ये सब मिसकंसेप्शन है, इंडियन सोसाइटी के अंदर बेसिकली होता है, खास करके इंडिया में ही ये मिसकंसेप्शन है, बाकी बाहर कहीं इस तरह का होता नहीं है। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो उनको भी बताइए। तो ये था RH फैक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं एक चीज़ और थोड़ा सा, कि जैसे आप लेबोरेटरी में गए होंगे, लैब्स वगैरह में, लेबोरेटरी नहीं, जैसे आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब जो वहाँ पे वो होता है, पर्सन होता है या कंपाउंडर वगैरह जो होते हैं, जब वो आपके वेन्स में से ब्लड लेते हैं तो वो एक ट्यूब के अंदर डालते हैं, ट्यूब के अंदर डालते हैं, ट्यूब में डालेंगे उसे ऐसे शेक करके रख देते हैं। तो आपको पता है कि ब्लड हमारा जैसे ही बॉडी के बाहर आता है वो क्या करता है, वो कोगुलेट कर जाता है, क्लॉट करने लगता है। लेकिन इस ट्यूब के अंदर वो कोगुलेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस ट्यूब के अंदर एंटी कोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स क्या करते हैं, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। तो आज हम वही, अच्छा, ये ट्यूब जो होते हैं वो अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी के ट्यूब आते हैं, ठीक है। तो आज उस ट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्यूब होते हैं और इनका वर्क क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूब नंबर फर्स्ट है। जो पहला ट्यूब है वो होता है पर्पल कलर का, ठीक है। जो फर्स्ट ट्यूब है वो होता है पर्पल कलर का होता है। मतलब आप देखेंगे तो ट्यूब तो नॉर्मली दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर जो कैप लगा रहता है वो पर्पल कलर का होता है। जैसे एक बार हम बना के भी दिखा देते हैं, आपको शायद याद आएगा कि जो ट्यूब होता है वो तो ऐसा होता है देखने में। ये हो गया सिंपल ट्यूब, लेकिन इसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो अलग अलग कलर का होता है। ढक्कन या फिर जो भी इसको बोले, कैप जो इस पर होता है इस तरह से, तो वो अलग अलग कलर का होता है। तो इसी कैप से ही हम लोग पता लगाते हैं कि ये कौन सा ट्यूब है। तो जैसे अभी हम पर्पल वाले की बात कर रहे हैं, अगर किसी ट्यूब पर, अच्छा, इसको नॉर्मली EDTA ट्यूब कहा जाता है, EDTA ट्यूब कहा जाता है। तो अगर नॉर्मली आपका पर्पल कलर का ट्यूब है, यानी इसमें एक एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं EDTA। EDTA क्या होता है? इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट, ये EDTA कहलाता है, EDTA ट्यूब होता है। तो क्या है कि अगर आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है कि कैप लगा हुआ है, यानी कि ये EDTA का ट्यूब है। और इसको हम लोग किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इसको हम लोग CBC के लिए यूज़ करते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में। या फिर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर PTH यानी कि पैरेथ हार्मोन वगैरह के जो वो होती है, लेवल्स वगैरह होती है, उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। ये हो गया EDTA के, मतलब कि पर्पल ट्यूब के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूब जो होता है, वो आता है आपका सेकेंड जो है वो होता है पिंक। ये पिंक कलर तो नहीं है पर लाइट पिंक है, फिर भी चल जाएगा काम। पिंक कलर का ट्यूब होता है। तो पिंक कलर का जो ट्यूब होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी EDTA होता है। और EDTA के साथ साथ इसके अंदर और क्या क्या होता है? EDTA का इस्तेमाल इसके अंदर, इसको ट्रांसफ्यूजन लैब, मतलब उसमें EDTA होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ्यूजन लैब के लिए, मतलब ट्रांसफ्यूजन लैब जो होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस मैच करने के लिए, क्रॉस मैचिंग अगर करवाना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हीमोलिटिक एनीमिया के लिए। हीमोलिटिक एनीमिया के लिए हम लोग पिंक कलर का ये पिंक कलर का क्या बोलेंगे उसको, मतलब कैप वाला जो EDTA ट्यूब होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका येलो कैप। जो थर्ड आता है वो होता है येलो कैप का। अगर EDTA वाला जो ट्यूब है वो, उसके ऊपर आपको जो ढक्कन उसका दिखाई दे रहा है वो येलो कलर का दिखाया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं SST, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब कहा जाता है इसको। ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट तरह के, जैसे हमारे, अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर के अंदर क्या होता है कि जो सिलिका पार्टिकल हो गए या फिर सीरम सेपरेटर हो गए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका पार्टिकल या फिर सीरम सेपरेटर के लिए, सीरम सेपरेटर के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जो येलो वाला होता है। ये भी उतना ज़्यादा आपको कॉमन नहीं दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू ट्यूब की। ब्लू,
ब्लू की बात करते हैं। अगर जो ट्यूब है उसका जो बॉटल है वो ब्लू कलर का है तो इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग क्लॉटिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लॉटिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लॉटिस इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट। इसमें जो केमिकल होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट और इसको क्लॉटिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेसिकली। नेक्स्ट आता है आपका ग्रे कलर का वो ढक्कन। अगर ग्रे कलर है, अगर ग्रे कलर का जो ऊपर का कैप है तो ग्रे कलर किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल होता है इसके अंदर इसको पहले तो हम लोग ग्लूकोज और लैक्टेट के उसके डिटर्मिनेशन के लिए चेक करते हैं। ग्लूकोज हो गया या फिर लैक्टेट डिटर्मिनेशन के लिए, लैक्टेट डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट करते हैं। और इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है आपका सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड होता है या फिर कैल्शियम ऑक्सिलेट, पोटेशियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम कह रहे हैं, पोटेशियम ऑक्सिलेट, यानी कि पोटेशियम ऑक्सिलेट या फिर सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो इसके अंदर होता है और इसको ग्लूकोज और लैक्टेट डिटर्मिनेशन वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आपका आता है ट्यूब वो होता है रेड कलर का, मतलब जो उसका कैप होगा वो रेड कलर का होगा और रेड कलर वाले को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं होते हैं, मतलब जो रेड कलर वाला होता है इसमें नो एडिटिव्स, किसी तरह का कोई एडिटिव्स वगैरह जो होता है उसमें नहीं होता है और उसको भी लैबोरेटरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक आता है आपका ब्लैक कलर का। अब ब्लैक तो इस पर हो नहीं पाएगा तो इस कलर से लिखें, चलिए वाइट से लिख देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक कलर का ट्यूब, ब्लैक कलर का आता है। अब ब्लैक वाला जो कलर होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ESR के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए यूज़ करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट के लिए भी यूज़ करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट भी एक सिस्टम होता है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक आता है आपका ट्यूब जो कि होता है डार्क ग्रीन कलर का। डार्क ग्रीन कलर का इसका जो ढक्कन होता है, तो डार्क ग्रीन कलर जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग सोडियम हेपेरिन इसके अंदर होता है। ये अमोनिया और इंसुलिन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया या फिर इंसुलिन टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डार्क ग्रीन कलर का इसको ढक्कन होता है, इसमें सोडियम हेपेरिन होता है। और एक आता है आपका लाइट ग्रीन कलर का, मतलब कि 9th वाला, ये है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर का होता है। लाइट ग्रीन वाला जो होता है उसको इसके अंदर होता है लिथियम हेपरिन, लिथियम हेपरिन होता है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतने तरह के 9 तरह के कुछ लेबोरेटरी ट्यूब्स होते हैं जो कि आपको बेसिकली दिखाई देंगे, जिसमें से सबसे कॉमन जो होता है ये पहला वाला पर्पल वाला, यही आपको ज़्यादातर जो डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह होते हैं वहाँ पे यही आपको दिखाई देगा, यही दिखाई देगा। और जैसे हमने बताया कि ये हम उसको क्या करते हैं, इसके कैप से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर्पल बनाया था ऐसे ही और भी बना देते हैं, जैसे एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो ये ट्यूब्स जो होते हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और इन ट्यूब्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। जैसे ये येलो वाला हो गया, ठीक है, इसके बाद एक बना देते हैं यहाँ पे रेड वाला भी, ये रेड वाले कैप का हो गया, इस पर रेड कैप लगा होता है। ठीक है, एक बना देते हैं हम लोग ग्रीन वाला भी बना देते हैं, ये ग्रीन कैप वाला हो गया, तो ग्रीन कैप लगा होता है इस तरह से। ठीक, और एक बना देते हैं हम लोग ग्रे वाला, ये हो गया ग्रे कैप वाला।
तो इस तरह से EDTA डिफरेंट तरह के लेबोरेटरी ट्यूब्स जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल। अच्छा, ये मैन्युफैक्चर मतलब कंपनीज वगैरह जो इसको मैन्युफैक्चर करती है और फिर ये इसे सेल कर देते हैं, मतलब कि स्टॉकिस्ट वगैरह होते हैं वहाँ से आप इसे खरीद कर सकते हैं। तो जो डायग्नोसिस सेंटर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार में ज़्यादा ये ट्यूब जो है वो खरीद कर ले जाते हैं, ताकि उनको भाई डेली टेस्ट करना रहता है, जो भी केसेस वगैरह आ रहे हैं उनको डील करना पड़ता है। तो इस तरह के ट्यूब होते हैं, और ये ट्यूब जो होते हैं डायरेक्टली कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं, और इनके अंदर ऑलरेडी पहले से केमिकल प्रेजेंट होता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ब्लड को लेना है और सीधे इसके अंदर इंजेक्ट करके इसे शेक कर देना है, शेक करके रख देना है। और अलग अलग ट्यूब जो होता है अलग अलग चीज़ों के लिए काम में आता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है ये पर्पल वाला इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसके अंदर EDTA होता है। ये भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है। इसी तरह से जैसे ग्रीन और डार्क ग्रीन के बारे में बात किया था, इसमें भी हेपरिन होता है। हेपरिन भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट ही होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। तो ये थी RH के बारे में डिस्कस किया हमने कि RH फैक्टर क्या होता है और क्या इनकॉम्पेटिबिलिटी को कैसे ख़त्म करते हैं, और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है। और उसके अलावा हमने देखे ट्यूब के बारे में कि लेबोरेटरी के अंदर यानी कि डायग्नोसिस सेंटर के अंदर जो डिफरेंट तरह के ट्यूब्स होते हैं उनके अलग अलग काम क्या होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन क्या है, पर्पल वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर या फिर आप खुद भी इसे अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या कर सकते हैं, आप कर ही सकते हैं, ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट कर ही सकते हैं, आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे करते हैं या किया जाता है, घर पे भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन में, कि जो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो उसके एस्टिमेशन करने के लिए साहिल सेपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। तो साहिल सेपरेटस भी ये भी आप प्रोसीजर जो है अपने घर पे कर सकते हैं, अगर आपको सही नॉलेज है तो आप घर पे इस चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।